ये दे रखा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा, हमने लिखा है इसे। और ये क्वेश्चन जो है ना लाइट से है, मैं पढ़ के सुनाता और करके दिखाता हूँ क्या है ये। फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ अ मीडियम इज गिवन बाय। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के हेल्प से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, म्यू जो लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो इनमें से कौन सा फॉर्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, या कौन सा फॉर्मूला सही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए किसी मीडियम का। पहला दे रखा है म्यू इज इक्वल टू कॉट आर if the incident light falls normal on the surface of the given medium। म्यू जो है ना कॉट आर के बराबर है, और इंसिडेंट जो लाइट है वो नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे है, मीडियम सरफेस पे 90 डिग्री पे है। दूसरा बोला है म्यू इज इक्वल टू कॉसेक आर इफ द इंसिडेंट लाइट फॉल्स नॉर्मल ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम ऑफ गिवन मीडियम। ये बी में दे रखा कॉसेक आर के बराबर होगा अगर लाइट जो है ना नॉर्मल सरफेस पे इंसिडेंट करता है तो। और तीसरा दे रखा म्यू इज इक्वल टू 0 इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई इज इक्वल टू आर के बराबर है। या फिर दे रखा म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल, म्यू जो है इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड नहीं करता। कितनी बात समझ में? तो ये चार जो है हमारा चॉइस दे रखा है। चूंकि मैंने लिखा है सबको तो बोर्ड भर गया है और बोर्ड पे जगह है नहीं, बोर्ड पे जगह है नहीं तो लिखेंगे कहाँ पे। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जानते हैं आप लोग, पढ़ा तो होगा लाइट चैप्टर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब देते हैं तो साइन आई अपॉन साइन आर बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। वैसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम भी देते हैं, हम लोग स्पीड से भी दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग लेंगे, और स्नेल्स लॉ के हिसाब से देखने के लिए ये सवाल को मिटा देते हैं और अब इसे देखते हैं चॉइस में से। तो हमारा क्या बताया कि एक सरफेस है, इसने म्यू जो दे रखा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये स्नेल्स लॉ कहलाता है। पढ़ा तो होगा आप लोगों ने स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब क्या बता कि आई एंड आर का जो वैल्यू होता है साइन ट्रिग्मेट्री के और इसमें आता है, और साइन में हम लोग 5 स्टैंडर्ड वैल्यू जानते हैं, 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। उसके वैल्यू हमें याद है, उसके बेस पे हम लोग, और जब भी कभी सवाल दिया जाता है तो उसी के रेफरेंस में दिया जाता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म में दिया जाता है। तो क्या बताया कि यहाँ पे पहला जो दे रखा है कि इंसिडेंट लाइट, यहाँ पे जितने भी सवाल बनाए गए सब इंसिडेंट लाइट से किया गया। तो इंसिडेंट लाइट यानी एंगल साइन आई, आई बोला क्या कि मान लो ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे ये इंसिडेंट कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा 90 डिग्री होगा अगर नॉर्मल हुआ तो, ठीक है। ये नॉर्मल हुआ तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 है, यहाँ पे भी नॉर्मल दे रखा दूसरे में। कितनी बात सुन रहे? अब क्या बताया कि साइन जब साइन आई साइन 90 होगा, साइन 90 का वैल्यू जो होता है 1 हो जाता है। लेकिन क्या बताया कि जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड करता है। रेयर से जब डेंसर में जाता है तो रेयर से जब डेंसर में जाता है तो आई जो है ना आर, रेयर से जब डेंसर में जाएगा तो एंगल आई जो है ना आर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई ज़्यादा होगा, आर छोटा होगा। अगर हम लोग इसको लेंगे तो आर जो है ना इससे छोटा होगा, ये 90 से कम होगा। साइन आई आर जो होगा कम होगा, रेयर से डेंसर में जाएगा तो आई जो है ना 90 है तो आर 90 से कम होगा। तो हमारा जो भी वैल्यू होगा आर का वो हमारा वैल्यू लिख देंगे। अगर हम लोग 90 ले लेते हैं, ठीक है, इफ आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिख देते हैं साइन 90 डिग्री अपॉन साइन आर। आर का वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि 90 से तो कम ही आएगा इसका आर का वैल्यू,
तो साइन 90 का वैल्यू होगा 1 अपॉन साइन 90 का वैल्यू हो गया 1 साइन आर हो जाएगा। इसको हम लोग और लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन को कॉसेक आर लिख सकते हैं, कॉसेक आर लिख सकते हैं। अब यहाँ पूछा है कि म्यू जो है ना कॉट आर के बराबर है, नहीं। म्यू जो है ना कॉसेक आर के बराबर है, ये हो सकता है। अगला दे रखा म्यू इज 0 इफ एंगल आई इज आर के बराबर हो। दोनों अगर बराबर होंगे, अगर ये भी मान लो आई और आर दोनों बराबर होंगे, तो साइन मान लो 45 है, तो साइन 45 ये भी हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। 45 का वैल्यू 1/√2 1/√2, तो ये 1 आ जाएगा, 0 नहीं होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ये भी गलत है, इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता, तभी तो स्नेल्स लॉ बनाया गया है। तो क्या समझ में आया कि इसके हिसाब से बी चॉइस जो है ना बिल्कुल सही है, चॉइस बी, यानी म्यू जो है कॉसेक आर के बराबर होगा। कितनी बात सुन रहे हैं ये? तो ये हमारा हो गया 15 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू कॉसेक आर, ठीक। आई जो है ना बड़ा होता है जब रियल साइड आंसर में जाता है, तो आर छोटा होता है। नॉर्मल अगर आता है तो आई 90 है और आर जो है 90 से कम होगा। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है? आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तब भी अच्छी बात है। आप समझिए, क्योंकि आप लोग करियर के लिए तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करना है तो फिर करना ही है, ठीक है, समझना भी है। और बहुत सारे वातावरण है, क्या क्या बताया जाए, अलग से हम आपको हर चीज़ के बारे में बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कर रहे हैं। क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ता हूँ मैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 and that of glass is 3/2. The refractive index of glass with respect to water is 2, 9/8, 8/9, 1/2. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में कितना होगा? कितनी बात सुन में आई? ये बताना है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, सोल्यूशन करता हूँ। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखा 4/3, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपेयर में है। किसके कंपेयर में? एयर के कंपेयर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसको लिखते कैसे है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 4/3। ये वैल्यू दे रखा है, ठीक है। इसी तरह से दे रखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2। ये हमेशा ही किसी भी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दिया हुआ है तो वो एयर के कंपेयर से ही दिया जाता है, ठीक है। दूसरे के कंपेयर में स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये दे रखा वाटर का एयर के कंपेयर में है, ग्लास का एयर के कंपेयर में है। अब हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा, ये बताना है, ठीक है, ये बताना है। ये भी लाइट का चैप्टर से है। अब तो लाइट ने बहुत सारे कंटेंट कम कर लिए और अब तो इस साल से और भी क्या 2022, 23 से और भी सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन इससे पहले वाला जो साइंस था, यानी जो अभी रिसेंटली चल रहा था, अब जाके ख़त्म होगा जो साइंस, इससे पहले भी साइंस चल रहा था एनसीईआरटी का, उसमें ये सवाल दिया हुआ था, बल्कि बुक के अंदर इंडेक्स में पढ़ जहाँ पे रीडिंग मटेरियल था उसमें ये सवाल दिया हुआ था। लेकिन अब ये हटा लिया है, दूसरा बुक जो आया था, अब ये भी बुक चला जाएगा, फिर नई बुक आई तो पता नहीं क्या बचेगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो कंपटीशन होता है वो कंसेप्ट पे होता है, ठीक है। अब वो कंसेप्ट आपके बुक में थोड़ा भी दे रखा हो, मगर उसके बेस पे क्वेश्चन तो बनते ही रहेंगे। तो जो पुराने बुक से भी सवाल जो है ना, वो भी सवाल आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा। वो कंसेप्ट आपके बुक में है, प्रॉब्लम वहाँ पे है। तो कंपटीशन तो कंपटीशन होता है, एक अलग प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे क्या है कि वो क्वेश्चन आ सकता है।
एग्ज़ाम में ज़रूर आपको उसी बुक से आएगा, जो बुक आपको पढ़ाया जाएगा वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में उसी से, या स्कूल के एग्ज़ाम में उसी से पूछेगा। मगर कंपटीशन में ज़रूरी नहीं कि उसी से, हाँ वो सिलेबस के रेफरेंस में ही पूछा जाएगा, मगर वो कहीं और भी हो सकता है। एनीवे, आगे चलते इसका पूछते हैं। क्या दे रखा है कि ये एक कंसेप्ट दे रखा, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेसेस। एक वहाँ पे बुक में कंसेप्ट दे रखा था पहले बुक में। मैं उससे पहले थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं उसको समझा के फिर बताता हूँ। टॉपिक था रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेसेस। मैं डी का आंसर यहाँ से मिटा कर थोड़ा ये जगह बना लेता हूँ। यहाँ लेते हैं हम लोग ये वाटर, ठीक है। फिर यहाँ से लेते हैं ग्लास, ये स्लैब है ग्लास का। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मीडियम हो गया। कौन कौन सा मीडियम हो गया? ये तो एयर हो गया, ये वाटर हो गया, और ये गिलास हो गया, ठीक है ना। अगर एक लाइट ऐसे चलता है इधर से आए तो ये हमारा नॉर्मल काउंट होगा, ये तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। ये जब रेयर है, रेयर से डेंसर यानी वाटर में जब जाएगा तो किधर? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है। किधर की तरफ बेंड कर? रेयर से जब डेंसर में जाता है टूवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाता है। तो यहाँ पे एंगल R1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 दिखा दिया। अब ये जो रेज है वाटर से ग्लास में इंटर करेगा यहाँ पे, तो ये एंगल और ये R1 एंगल दोनों बराबर ही होंगे, यानी ये वाला एंगल R1 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि ये और ये दोनों लाइन है और एक लाइन ऐसे इसको टच कर रहा था, ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाते हैं ऐसे। इसका सीन बनाया था, तो ये R1 हो जाएगा। अब जब ये इसमें से ग्लास से पास करेगा तो ये और फर्दर टूवर्ड द नॉर्मल आ जाएगा। फिर जब ये ग्लास से निकल के एयर में जाएगा तो डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। और ये यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंट ई से दिखाते हैं। ये ई और ये आई दोनों बराबर ही होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये क्या हुआ? मल्टीपल सरफेस हो गया, एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास में, ग्लास से फिर एयर में। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ का हम लोग दिखाएंगे, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ से एयर से वाटर में आया तो इसको इससे दिखाएंगे। यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ये वाटर से ग्लास में जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये यहाँ से जब एयर वाटर से ग्लास में जाता है इस वाले से। और यहाँ पे क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास से एयर में जा रहा है, जिसमें से जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसमें इंटर करता है उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ ग्लास से एयर में गया, ग्लास से एयर में गया, यहाँ बीच में वाटर से ग्लास में आया, वाटर से ग्लास में आया। ये 3 रिफ्रैक्शन होता है और इनका जब हम लोग ड्राइव करते हैं तो इनका फॉर्मूला आता है म्यू ए डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू जी इज इक्वल टू म्यू ए जी, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये हमारा रिलेशन आता है। वहाँ पे थ्योरी में जाकर देखिएगा, ये फाउंडेशन नीट एंड जेई में हमने पूरा ड्राइव करके बताया वहाँ पे, ठीक है। फाउंडेशन में, क्रैश कोर्स में नहीं कराया, ये फाउंडेशन में कराया है, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये 4/3, ये 4/3 दे रखा है। इसका म्यू वाटर टू ग्लास ये हमें निकालना है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 दे रखा है, ठीक है ना। ये 3/2 दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करके दिखाना है, ये क्वेश्चन का तो काम हो गया, यहाँ पे करके दिखाते हैं। अब देखिए ये जो है म्यू वाटर टू ग्लास जो होगा ये 3/2 तो ऐसे ही रहेगा ऊपर में, और ये मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके ये 4/3 डिवाइड में आ जाएगा। इसका 4 टर्म होगा तो नीचे वाला टर्म रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। ये 9/8 हो जाएगा,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये जो निकालना था ये आ जाएगा 9/8 और इस तरह से इसका आंसर होगा बी। बी आंसर होगा ये अक्सर ये सवाल कई दफ़ा पहले भी पूछ चुका है, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस और क्वेश्चन अगर जाएंगे तो उसमें भी ये दे रखा सवाल पहले पूछ चुका है। ठीक है, PVQ। ठीक है, आगे चले हम लोग। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16, समझ में आए ये टॉपिक अगर समझना चाहते हैं तो हमारा दे रखा है फाउंडेशन फॉर नीट जेई लाइट हमने पढ़ाया है और वो दे रखा है लाइट 10th क्लास फाउंडेशन फॉर नीट जेई के नाम से वो टॉपिक है, वो टाइटल है, उसमें आप जाकर देखेंगे ये मैंने पूरा पढ़ा रखा है इसको। ठीक है, मिटा दे इसे। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्या दे रखा है ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन जो है ना आमतौर पे 16-17 क्वेश्चन AMU के 11th डिप्लोमा जिनमें फिजिक्स के आते हैं। ठीक है ना, तो ये जो फिजिक्स के क्वेश्चन है ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकल ही होते हैं, ज़्यादातर। अभी आप इस वाले क्वेश्चन 17 कर रहे हैं, इसमें जो 17 तक क्वेश्चन में आप मुश्किल से 2-3 सवाल ऐसे आए हैं जो कंसेप्ट थे, जो आपको थ्योरेटिकल था, न्यूमेरिकल नहीं था, वरना 10 to 12 न्यूमेरिकल ही होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल होते हैं, यानी 16-17 क्वेश्चन में 10+ में न्यूमेरिकल होते हैं, 12-13 न्यूमेरिकल ही रहते हैं। 2-3 क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन ऐसे कंसेप्ट बेस होता है। जैसे ये कंसेप्ट बेस आ गया, क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, जो कंडक्टर है उसकी जो रजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, या इन सभी पे डिपेंड करता है। कितनी बात सुन में? तो क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो है सी है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। मैंने लेक्चर में बताया भी है, चाहे वो फाउंडेशन वाला में जाए चाहे क्रैश कोर्स में, कोई भी कंडक्टर हो उसका रजिस्टिविटी उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, कितना रजिस्टिविटी है, और ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर का भी इफेक्ट रहता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इसकी रजिस्टिविटी, बाकी और इसके कोई पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता। लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मोटा है पतला है, उस पर किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सिर्फ मटेरियल किसका, यानी कि जो कंडक्टर है वो किस का, आयरन का है, कॉपर का, एल्युमिनियम का है, सिल्वर का है, किसका है, उस मटेरियल का अपना एक नेचर होता है, उसी पे उसकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। या फिर टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से भी रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमने बताया कि हमने बताया थ्योरी में बताया कि हाई टेम्परेचर पे कोई भी कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। ओम्स लॉ है ना, V is equal to I into V is directly proportional to current, और ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, और नहीं टाइम एक्सिस नहीं है, ठीक है, V/I आई करंट एक्सिस पे इंक्लाइन करता है। तो क्या बताया कि ओम्स लॉ एक रूम टेम्परेचर तक तो वैलिड करता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ओम्स लॉ वैलिड नहीं करता। लेकिन वो टेम्परेचर, तो क्या बताया कि जो रजिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करता। वैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस है अभी हमने दिखाया था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A, ऐसे होता है। इसको कहते हैं हम लोग रजिस्टिविटी। इसे क्या कहते हैं हम लोग? रजिस्टिविटी। ये होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। ये वायर का लेंथ होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, ठीक है ना, ये दे रखा है। अब क्या बताया कि ये जो रजिस्टिविटी है ये तो रजिस्टेंस है जो डिपेंड करता है लेंथ पे। रेजिस्टेंस लेंथ से डायरेक्टली पूर्व, जितना बड़ा वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। एरिया अगर मोटा वायर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, पतला वायर होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी है ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ना लेंथ पे, ना एरिया पे, ना थिकनेस पे, किसी पे नहीं। ये सिर्फ डिपेंड करता है तो नेचर ऑफ मटेरियल एंड
टेम्परेचर पे। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन। ये था हमारा फिजिक्स का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया जो AMU 2023-24 में अभी आया था। इसका हम लोगों ने सोल्यूशन कर दिया। अगले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का कराएंगे सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है इसका केमिस्ट्री का करेंगे। यहाँ तक फिजिक्स का। ठीक है।